हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अपग्रेड एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में एमपीपीएससी के अपडेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। इस बार जो 2021-22 का एमपीपीएससी प्री का पेपर होगा 20 जून को नोटिफाइड है, मे बी पोस्टपोन हो जाए, बट अभी तो 20 जून वेरीफाइड है, तो आप इसको डेट मान के चलें और अपनी तैयारी जारी रखें। इस बार के जो एमपीपीएससी प्री का पेपर होना है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट एक्ट थे, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट 1989 वो टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। ये दोनों एक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि इसी से ही 10 से 15 क्वेश्चन बन जाया करते थे, बट अब इसकी जगह पे इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया ने ले ली है। और इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया के तहत 15 ऐसे कमीशन आयोग द्वारा बताए गए हैं जिससे वो प्रश्न करेगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें। कमीशन से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया को लेकर मैंने 2 सेक्शन में समझाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों ही बॉडीज़ में से जो कमीशंस हैं वो पूछे जाएंगे इस बार के एमपीपीएससी प्री में, तो आप उसे एक बार अवश्य देख लेंगे। अबाउट 50 to 60% आपका उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। जो 30 to 40% आपका सिलेबस बचा वो इस वीडियो लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो रिमेनिंग सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो आप एक बार अवश्य लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स में ये जो 10वां पॉइंट है, जो कि एक नया चेंज देखने को मिला है, वो अपने आप में डायनामिक है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं वो 15 पॉइंट कौन से हैं जो एमपीपीएससी ने बताया है कि वो उससे प्रश्न करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, जो कमीशन इंडिया लेवल पे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से अवगत रहेंगे कि उसका क्या कंपोजिशन है, उनके क्या टेनवर हैं और उनका क्या एम है। बेसिकली वो अपनी रिपोर्ट्स किसको दे रहे हैं, ऐसे करके आप अगर रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी है तो एमपीपीएससी भी देख लीजिएगा। देन सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नीति आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये तो पिछले एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में भी था, तो आप इसे भी अच्छे से कवर करेंगे। वुमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, न्यूली अराइव्ड हैं, ये सब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशंस के बारे में इस बार पूछा जाएगा। बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, विजिलेंस कमीशन है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वेरी इंपॉर्टेंट ये है, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन है। तो अभी तो हाल ही में 15 कमीशंस दिए हैं, तो आप इसे अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आने वाले प्री के पेपर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा था कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन पे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चला पाते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, उनमें हम डिसीज़न जल्दी से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हमको चाहिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अलग जुडिशियल बॉडी हो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को जल्दी रिजॉल्व करे, जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को हमको ना मिले। तो बेसिकली उस वर्डिक्ट के तहत एनजीटी का क्रिएशन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 21 से इंस्पायर्ड है। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत 39 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बतलाए गए हैं, उनमें एक ऐसा पॉइंट है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, तो उससे ये इंस्पायर्ड है। उसके क्रिएशन के पीछे इस आर्टिकल का हाथ है, ये ऐसा कहा जाता है ना। डिसीजन कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। जो एनजीटी का वर्डिक्ट होता है जो उसको चैलेंज किया जा सकता है अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली जो 3 महीने के अंदर अंदर उसको चैलेंज करेंगे तभी उस पर अपने को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज 90 डेज से ऊपर हुआ तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर एनजीटी की बात करता हूँ तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल सब जगह है। नॉर्थ में आपका न्यू दिल्ली में है, ईस्ट में कोलकाता में है, वेस्ट में पुणे में है, सेंट्रल में भोपाल में है और साउथ में चेन्नई में है। अगर इसकी मैं प्रिंसिपल सीट बोलूँ तो प्रिंसिपल सीट इसकी न्यू दिल्ली है, जो कि नॉर्थ में है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चीफ ब्रांच इसकी
कही जाती है। चेयरमैन जो इसका बनाया जाएगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये बतलाया गया था। लोकेश्वर सिंह पंत को पहला एनजीटी चेयरमैन बनाया गया था 2010 में। आदर्श कुमार गोयल जी अभी हाल ही में करंट एनजीटी चेयरमैन है, ये आप याद रखेंगे। कंपोजिशन की बात करता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन में आपके एक चेयरमैन होंगे और 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों में 3 सदस्य जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड होने चाहिए और जो 3 सदस्य हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आगे चलकर मेंबर बनाए जा सकते हैं एनजीटी के, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन कमीशन के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बेसिकली मध्य प्रदेश में 21 जुलाई 2017 को फॉर्म किया गया था। चेयरमैन और 4 सदस्य इसमें होते हैं, एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते हैं। जो चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए। ये जो कमीशन है वो किसके रिकमेंडेशन से फॉर्म हुआ था, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश में फूड प्रिजर्वेशन कमीशन को फॉर्म किया गया था। बेसिकली मध्य प्रदेश में हमको बहुत ज़्यादा कुपोषण देखने को मिलता है, स्पेशली बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं उनके बच्चों में कुपोषण का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और तो इसकी वजह से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं न्यूट्रिशन डिलीवर से रिलेटेड है, हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, आईसीडीएस सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो इन सब स्कीम्स की जो मॉनिटरिंग करने का काम ये फूड प्रिजर्वेशन कमीशन करेगा कि यहाँ धांधली तो नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन अच्छे से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेनिफिशियरी बेनिफिट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कमीशन बेसिकली वॉच डॉग का काम कर रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हमारे गांव में जो कोटा सिस्टम है, राशन जहाँ से मिलता है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वेब बना है उसके द्वारा होता है। वहीं मिड डे मील स्कीम की बात करता हूँ तो 8वीं कक्षा से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको सरकारी स्कूलों में मध्य अवधि के दौरान जो खाना दिया जाता है वो मिड डे मील स्कीम के तहत किया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात करूँ तो ये टारगेटेड बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट करके न्यूट्रिशन डिलीवर करने का काम करता है, मल न्यूट्रिशन से जो शिकार हुए होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को इंदिरा गांधी सरकार के टाइम लाया गया था 1975, देन मोरारजी देसाई ने इसको हटा दिया था, एबॉलिश कर दिया था 1978 में। फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। आफ्टर 10th 5-year प्लान आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय आईसीडीएस सिस्टम को फिर से रिक्रिएट किया गया और तब से ये चल रहा है। इन सब की मॉनिटरिंग करने का काम फूड प्रिजर्वेशन कमीशन करेगा मध्य प्रदेश में, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा से बिल पास हुआ होगा, देन प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बना होगा, उस एक्ट के तहत ये जो कमीशन बना है वो एक स्टेचुटरी बॉडी कहलाएगी, ये आप याद रखेंगे। अब यूएन का जो एक कन्वेंशन हुआ था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को लेकर 1989 में, उसमें पूरी ड्राफ्टिंग हुई थी, उसमें पूरी गाइडलाइन बताई गई थी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और राइट ऑफ चिल्ड्रन 1989 में ये हुआ था और इंडिया रेटिफाई 1992 में किया था, तो ये आप याद रखेंगे। प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड द चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द राइट अडॉप्टेड इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, सीपीसीआर जो एक्ट है, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 में ये लाया गया था और ये ऑपरेशनल 2007 से है हमारे भारत में। 5 मार्च 2007 से ये ऑपरेशनल है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें एक मेंबर होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और 3 साल के लिए चुने जाते हैं दोनों चेयरमैन और मेंबर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जो 6 सदस्य हैं उनमें जो 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, कंपलसरी है, और 4 जो हैं उनको अनुभव होना चाहिए चाइल्ड राइट्स को लेकर। और मैं बता दूं कि जो यूएन कन्वेंशन हुआ था उसमें जो चिल्ड्रन हैं उनमें चिल्ड्रन को लिया गया था 18 साल से नीचे होने चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये एक चीज़ है जो आप याद रखेंगे। हमारे यहाँ चिल्ड्रन की एज 14 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 14 के अंडर तो वो चिल्ड्रन में गिने जाते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं चिल्ड्रंस को लेकर, चिल्ड्रंस की एज को लेकर, तो वो आप याद रखेंगे। करंट चेयरमैन की बात करता हूँ तो प्रियांक कानूनगो जी जो हैं वो चेयरमैन हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के, तो याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में है। जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं बेसिकली
243 आर्टिकल में दिया गया है, पंचायती राज सिस्टम के 243 आर्टिकल के में दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 243/के ये आप याद रखेंगे। और पंचायत में पूछूं तो आर्टिकल 243 में दिया गया है इलेक्शंस के बारे में। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो मध्य प्रदेश में ये 1 फरवरी 1994 को फॉर्म हुआ था। बेसिकली हम सब जानते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली 1993 में जब आया, ये 1993 में, तो ये पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये दोनों ही फॉर्म किए गए थे। तो बेसिकली इसका एम जो है वो लोकल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है स्टेट में। बेसिकली जैसे पंचायत और म्यूनिसिपल का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो ये आप याद रखेंगे। और पंचायत राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्म होने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने एग्जिस्टेंस पर आया था। हर एक स्टेट में ये इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो NB लोहानी जी पहले स्टेट का इलेक्शन कमीशन हुए थे, मध्य प्रदेश के कमिश्नर हुए थे। उसके बाद अगर करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करूँ तो बसंत प्रताप सिंह जी हैं, वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। अभी हाल फिलहाल वो करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट बात करता हूं तो जो करंट सेक्रेटरी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के वो हैं दुर्ग विजय सिंह, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेता हूं तो आप सबको पता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे वो 10 साल अनुभव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का। और जो रिटायरमेंट एज होगी चेयरमैन की MPPSC या फिर कोई भी PSC की, वो 6 साल या फिर 62 साल की उम्र जो भी कंप्लीट हो जाए वो रिटायरमेंट एज कही जाएगी। चेयरमैन कैन ओनली बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चेयरमैन है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, ना कि गवर्नर द्वारा। मेंबर एंड चेयरमैन बोथ आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, जो चेयरमैन होगा और मेंबर होगा वो फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बॉडी है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की हुई बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसको हासिल नहीं है। DV रेगे जी जो थे वो पहले चेयरमैन थे MPPSC के, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो MPPSC चेयरमैन है वो हैं राजेश लाल मेहरा जी, वो एक्टिंग चेयरमैन है, ये भी याद रखेंगे। और अलॉन्ग विद दिस 2 मेंबर्स एग्जिस्ट इन MPPSC। अच्छा, एक चेयरमैन होता है, 2 सदस्य होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है, एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, तो ये याद रखेंगे कमीशंस के बारे में। बैकवर्ड कमीशन की बात करूं तो बैकवर्ड कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल 338 सब क्लॉज B है, तो याद रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 14 अगस्त 1993 में इसका इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट देखने को मिला है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018, जिसके तहत OBC बैकवर्ड कमीशन फॉर्म करने की बात कही गई थी। कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये जो कमीशन वो आता है। इसमें एक चेयरमैन और 3 सदस्य होंगे। हाल फिलहाल इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं भगवान लाल साहनी जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे। वुमेन कमीशन की बात कर लेता हूं तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट की गई हुई बॉडी है। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से ये पास होकर प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये स्टेचुटरी बॉडी बनी, वुमेन कमीशन फॉर्म हुआ। 31 जनवरी 1992 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पहले चेयरमैन की बात करता हूँ तो जयंती पटनायक जी पहली वुमेन कमिश्नर थी, ये याद रखेंगे। करंट चेयरमैन कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं। जो वुमेन कमीशन है इसका क्या एम है? तो प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, है ना। भारत में जो महिलाएं हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करने का काम इस कमीशन का है, ये याद रखेंगे। इसमें एक चेयरमैन होगा और 5 सदस्य होंगे, जिसमें 2 सदस्य महिला होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो और सदस्य हैं वो इस फील्ड में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए वुमेन्स के प्रोटेक्शन और वेलफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये प्रीलिम्स का जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके बारे में मैंने स्लाइड्स लगाई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और इन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। ये पुराना पूरा सिस्टम है जो कि MPPSC पूछता आ रहा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हर एक पॉइंट्स को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, जिससे आपके तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बेसिकली इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी
और इन दोनों का आपको नेशनल प्लस स्टेट लेवल में चीज़ों को कवर करके चलना है, जिससे आपको आपके तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपका एक अलग से पॉइंट्स दिया गया है, इसको आप कवर करके चलेंगे। आफ्टर दैट करंट इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स, बेसिकली करंट अफेयर्स के बारे में बतलाया गया, जिसमें स्पोर्ट्स सेक्शन, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। बेसिकली करंट अफेयर्स में आपको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब करंट से रिलेटेड आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर्स के नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा, और ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चनिंग होगी। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे जो MCQs हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। और हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब तो पुराने ही सिलेबस है, वो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। बस पॉइंट्स को आप अच्छे से एलेबोरेट कर पाएँ, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और कमीशंस ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात थी, तो मैंने उसके हर एक पहलुओं को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने से भी कुछ पॉइंट्स जोड़ के इसको एलेबोरेट करेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो भी डाउट हो कमीशन से रिलेटेड, आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।